Hello, ma'am. Shall we start? Everyone has joined or not? We're going to start our session within 2 to 3 minutes. Okay, so rest of the peoples will start joining later. Let's start our session now. Okay, a very heartwarming welcome to everyone present over here. I am Diksha, a volunteer of Waves Women Empowerment Trust. And today we are going to discuss on a very crucial topic nowadays, that is anxiety and depression in young minds. So I would like to welcome our host as well as the narrator of today's session, Bhoram Kamboj. She is working in the field of psychology and we should mark her presence here. So in today's hustling world, हम लोग बहुत ज्यादा रश में रहते हैं, हम लोग का पूरा रैट रेस रहता है.
आजकल बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उसका लोड बहुत ज्यादा हमारे माइंड्स पे पड़ता है। तो एंजाइटी एग्जैक्टली होता क्या है, डिप्रेशन होता क्या है, हम उसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं, तो आज हम लोग सब ये जानेंगे। Before that, I would like to give a very short intro to our organization, that is Waves Women Empowerment Trust, and we work for building up the women's to turning their real face. We wills to turn the trauma into strengths of the women. We work on the passions of the women and strengthening them. So let's start today's session. I would like to welcome our speaker, and I would like her to tell that she should start now. Thank you so much, Diksha. So let me just present the PPT while we talk. My name is Bhurum. I'm a student and researcher in primarily the fields of psychology, philosophy, as well as linguistics. Uh, Thank you so much for having me here. This is a great opportunity. I would love to share my own thoughts and give some kind of information क्योंकि ये हमारा आज का जो primarily हमारा टॉपिक है दैट इज सराउंडिंग चिल्ड्रन सो एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन यंग माइंड्स काफी ओवरलुक्ड पॉपुलेशन है राइट हम काफी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अपने लिए एंड अगेन लाइक द सेम थिंग्स अप्लाई बड़ी एजेस में भी राइट कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं मेंटल हेल्थ कैसे बेटर कर सकते हैं एंड इसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है दैट इज टू अंडरस्टैंड कि एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या है सो विल टॉक अ लिटिल अबाउट ऐसे बिगनर्स what these concepts उनको डील कैसे करते हैं उनको समझना कैसे है because there's a lot to it there's a lot of information but it's hard to understand कुछ concepts इस तरीके से okay so we'll start off with first of all defining the terms because it's important to understand कि हम जिन words को use कर रहे हैं जिन words के साथ हम जिन concepts के साथ हम काम कर रहे हैं what do they actually mean so if we pick the term depression काफी मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग डिप्रेशन दैट इट्स अबाउट बीइंग सैड ठीक है कोई बहुत ही दुखी रहता है कोई बहुत ही सैड रहता है राइट उसका जो वहां का स्टार्टिंग पॉइंट है राइट ये मिसकंसेप्शन की वजह से काफी बार यू मिस आउट स्पेशली बच्चों में एंड टीनेजर्स में यू मिस आउट इफ समवन इज डिप्रेस्ड ठीक है हम काफी बार बात करते हैं कि समवन वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल किसी को बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज हुए समवन वाज डिप्रेस्ड और हमें पता ही नहीं चला राइट एंड उसका जो मेन रीजन है वो इसी वजह से कि हम डिप्रेशन को समझते कैसे हैं सो देर आर थ्री मेन थिंग्स आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू एवरीवन्स अटेंशन द फर्स्ट थिंग इज सैडनेस ठीक है सैडनेस दुखी होना बुरा फील करना ये सब इमोशंस है राइट दीज आर नॉट स्टेट ऑफ माइंड दीज आर इमोशन दीज आर आपको फील क्या हो रहा है राइट अपने मन में देन वी गो टू डिप्रेस्ड मूड इन डिप्रेशन को मेरा पर्सनल फेवरेट जो तरीका है समझाने का इट्स क्वाइट सिंपल उसको इमोशंस की जगह आप ब्रेन कैसे वर्क करता है उससे कनेक्ट करके समझ सकते हो राइट सो अगर आप ग्राफ सोचो एक राइट देयर अ ग्राफ हम सबका एक नॉर्मल स्टेट होता है राइट पहली बात हम सबका नॉर्मल जो स्टेट होगा माइंड का वो डिफरेंट होगा ओके सो आपका जो अपना पर्सनल नॉर्मल स्टेट है उस पर आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है सो द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ इट आप कैसे सोचते हो आप कैसे सीखते हो आप किन चीजों में इंटरेस्ट लेते हो आप किस तरीके से पढ़ते हो राइट वो सब आपका एक नॉर्मल स्टेट पे है राइट आपको क्या खाना पसंद है क्या करना पसंद है वो सब उसमें काउंट होता है डिप्रेशन में उस नॉर्मल स्टेट के नीचे आ जाता है हमारा माइंड ओके सो इट्स अ डिप्रेसिव डिप बेसिकली इट्स अ लो डिप इट्स अ डिप्रेसिव डिप एंड दैट इज व्हाट डिप्रेशन इज ऑल अबाउट आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो कम हो गई है वो चाहे स्लोनेस के मामले में कम हुई हो चाहे वो कम हो गया है आपका कैपेसिटी किसी भी चीज को समझने का किसी चीज में इन्वॉल्व रहने का राइट सो डिप्रेशन इज नॉट जस्ट कि आपको फील क्या हो रहा है आपके इमोशंस कैसे है राइट ये ब्रेन एक्टिविटी को भी बहुत लो करता है राइट सो सैडनेस अपने आप में एक इमोशन है इफ यू आर फीलिंग सैड वो अपने आप में एक इमोशन है डिप्रेस्ड मूड इज जब आपके जितना भी नॉर्मल स्टेट पे आपका मूड रहता है जो उससे नीचे आ जाए उससे नेगेटिव तो उसमें डिप्रेशन में सैडनेस भी हो सकता है डिप्रेस्ड मूड में आपको कुछ फील नहीं हो रहा नम्बनेस यू फील डिसोसिएटेड डिसकनेक्टेड वो भी हो सकता है
आपको गुस्सा आ रहा है, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा है, बहुत इजीली स्ट्रेस हो रहे हो, राइट? ये सब डिप्रेस्ड मूड है, आपके नॉर्मल स्टेट से नेगेटिव। एंड देन देयर इज अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। किसी भी डिसऑर्डर का जो मेन मोटिव होता है समझाने का, व्हाई वी कॉल दीज डिसऑर्डर, इज बिकॉज वो आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट? सो वी गो फ्रॉम अपना इमोशन समझने से अपना जनरल मूड तक, एंड अगर वो आपका मूड आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है किसी तरीके से नेगेटिवली, तो वो एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन चुका है। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग्स अबाउट डिप्रेशन। एंड अगेन द कॉग्निटिव एस्पेक्ट में हमारे थॉट में क्या चेंज आ रहा है, हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, राइट? सो अगर आपका मूड डिप्रेस का गुस्सा आता है, राइट, या फिर आपको कुछ फील नहीं हो रहा, ये है आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट द डिसऑर्डर इन इटसेल्फ मीन्स। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टर्म आती है, दैट इज एंग्जाइटी। एंड एंग्जाइटी हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है, राइट? बिकॉज काफी लोग एक्सप्लेन करते हैं बेचैनी होना, उसको एंग्जाइटी, घबराना, उसको एंग्जाइटी बोलना, राइट? बट एंग्जाइटी काफी फिजियोलॉजिकल थिंग है, राइट? जितनी एंग्जाइटी हमारे दिमाग में होती है उतना हम सोचते हैं ज्यादा, ठीक है? किसी भी चीज के बारे में सोचा, किसी चीज से घबराना एकदम से, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंग्जाइटी। बट एंग्जाइटी बहुत फिजियोलॉजिकल है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज नई बार पहली बार कर रहे हो, राइट, आप डरे हुए हो, आप नोटिस करोगे कि आपकी बैक टेंस हो जाएगी, राइट, आपकी मसल्स टेंस हो गई, आपके स्पाइन में दर्द हो रहा है, ओके, आपकी हार्ट बीट राइज कर रही है, ब्रीदिंग में इशू आ रहा है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ एंग्जाइटी। सो अगेन, जैसे कि डिप्रेशन का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, राइट, विच इज द इमोशंस, वैसे एंग्जाइटी का जो लोअर पॉइंट्स होते हैं जो हम कैच कर सकते हैं वो है थॉट में चेंजेस। ओके, सो ज्यादा सोचना किसी बारे में, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉल उठानी है, राइट, एंड आप 10 बार उसके बारे में सोच रहे हो कि ओनो मैं कॉल पे क्या बोलूंगी, क्या करूंगा मैं, राइट, मुझे क्या क्या बात करनी है, आप उसको रिहर्स कर रहे हो, वो भी एंग्जाइटी हो सकती है, राइट? आप कोई चीज अवॉइड करते हो करना, राइट? जैसे बच्चों में एंग्जाइटी जो सबसे कॉमन स्कूल से रिलेटेड होती है वो कि बच्चे स्कूल ना जाने के लिए बोलते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मैं बुखार आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? सो वो सब उसका रीजन क्या है, वो बिहेवियर या थॉट में जो चेंज है या फिर फिजिकली जो चेंज आ रहे हैं, उसका रीजन कहाँ है? एंग्जाइटी में। ओके, सो एंग्जाइटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, स्पेशली जितना छोटी एज हो, वो आप थॉट से नहीं पता कर सकते इतनी इजीली। वो क्या है, आपको फिजिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं उससे पता कर सकते हैं आप। ओके, थर्ड थिंग जो हम लेते हैं दैट इज स्ट्रेस। ओके, आई फील लाइक स्ट्रेस इज द सिंपलेस्ट वन एवरीवन कैन अंडरस्टैंड हियर, क्योंकि हम सबको स्ट्रेस होता है, राइट? कोई भी बड़ा चेंज हुआ, ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कॉलेज का स्ट्रेस, स्कूल का स्ट्रेस, राइट, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं उसका स्ट्रेस, आपने घर चेंज किया उसका स्ट्रेस, घर में कोई बीमार पड़ गया उसका स्ट्रेस, राइट? तो हम जितनी जल्दी उससे कोप कर सके, दैट इज द मेन थिंग दैट मैटर्स। सो स्ट्रेस और कोपिंग यूजुअली हम क्या सोचते हैं बड़ों में, कि बड़े लोगों को स्ट्रेस होता है, जॉब का स्ट्रेस, राइट, पढ़ाई का स्ट्रेस, छोटे बच्चों को क्या होता होगा? बट अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर में देखें तो इट्स वेरी कॉमन कि अगर घर में किसी और को स्ट्रेस है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, राइट? अगर घर में कोई बीमार है तो इवन तो हमें लगता है कि बच्चे समझ नहीं रहे हैं इस चीज को, वो बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है, राइट? किसी और के इमोशंस एकदम से चेंज हो रहे हैं आसपास, वो चीज स्ट्रेस कर सकती है। सो स्ट्रेस जो हम एडल्ट लाइफ का इश्यू सोचते हैं वो भी बच्चों को बहुत ही इजीली हो सकता है एंड काफी ज्यादा होता है, बिकॉज बड़ों के लिए छोटी छोटी मुश्किलें आना आर नॉर्मल, राइट? बट बच्चों के लिए वो छोटी छोटी मुश्किलें बहुत बड़ी होती है, दैट्स वाई उनको स्ट्रेस भी उतना ही बड़ा होगा, राइट? इसके अलावा जो कुछ टर्म्स मैं बताना चाहूंगी विच वुड बी इजियर फॉर अस टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ अदर स्टफ हमारी आज की वेबिनार में, द फर्स्ट थिंग इज अ डिप्रेसिव एपिसोड। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर में अगेन द मेन थिंग दैट मैटर्स इज कि आपकी लाइफ को जो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो कितना चेंज कर रहे हैं, राइट? तो बच्चों में फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को डिप्रेशन या एंग्जाइटी का इश्यू है रिलेटेड टू स्कूल, ओके, सो वो स्कूल नहीं जाएगा, वो स्कूल का काम नहीं करेगा, वो स्कूल में जाके फ्रेंड्स नहीं बनाएगा, राइट? तो उसकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस इशू का, दैट इज व्हाट डिसऑर्डर मीन्स, राइट? बट स्पेशली बच्चों में
एंड ऑल्सो बड़ों में ये चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को स्कूल से रिलेटेड एंग्ज़ायटी हो तो कभी स्कूल नहीं जाएगा, राइट? बिकॉज़ हम लोगों के मूड चेंज होते रहते हैं, ऊपर-नीचे, राइट? तो जैसे-जैसे मूड चेंज होएगा, जैसे-जैसे इमोशंस चेंज होएंगे, जिस तरीके से हम उससे डील कर सकते हैं, उसके बेसिस पे जो डिसऑर्डर का लेवल है, वो भी ऊपर-नीचे जाता है। किसी दिन ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड है, किसी दिन कम है, किसी दिन बहुत ईज़ी है दूसरों से बात करना, किसी दिन बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? सो दैट इज़ अ डिप्रेसिव एपिसोड, वो हाइज़ और लोज़। तो जब वो लोज़ आती है, दैट बिकम्स एन एपिसोड कि हाँ, ये 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए या फिर सिर्फ़ कुछ घंटों के लिए फीलिंग वेरी, वेरी डिप्रेस्ड, बहुत ही नेगेटिव चल रहा है सब कुछ, ठीक है? ब्रेन एक्टिविटी, मूड, इमोशंस सब कुछ बहुत लो चल रहा है, राइट? बट देन कुछ घंटों के बाद ठीक हो गया, ऊपर-नीचे, राइट? 1 हफ्ता नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर 1 हफ्ता नीचे ऊपर। सो ये जो एपिसोड्स है, राइट? दीज़ आर कॉल्ड डिप्रेसिव एपिसोड्स। सो डिप्रेशन में अगेन इट्स नॉट ज़रूरी कि वो सेम उसी पे रहे लो पे, वो ऊपर-नीचे जाएगा ग्राफ पे, राइट? सो उन चीज़ों का ध्यान रखना कि वो कितनी जल्दी हो रहा है, वो कितने लंबे एपिसोड्स हो रहे हैं और वो किस इंटेंसिटी का है, वो हाई कितना हाई है, वो लो कितना लो है उस ग्राफ पे, राइट? उन चीज़ों का ध्यान देने से वी कैन कैच ईज़िली कि अगर आपके आस-पास कोई स्पेशली बच्चे या फिर आपके फैमिली में कोई हो, आपके फ्रेंड्स में कोई हो, तो उनका मूड कितने टाइम तक लो रहता है, कितने टाइम तक हाई रहता है, उससे हमें काफ़ी बार मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता चल सकता है। ओके? सो जैसे डिप्रेशन में एपिसोड्स होते हैं, एंग्ज़ायटी से रिलेटेड 2 टर्म्स हैं, एंग्ज़ायटी अटैक और पैनिक अटैक एंड बोथ ऑफ दीज़ थिंग्स हैपन एकदम से, ओके? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अटैक। थिंक अ हार्ट अटैक, राइट? एकदम से होता है, राइट? सो द डिफरेंस होता है जो एंग्ज़ायटी अटैक और पैनिक अटैक में, लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। एंग्ज़ायटी अटैक है जब आपकी एंग्ज़ायटी धीरे-धीरे बिल्ड हो रही है, वो बेचैनी, वो घबराहट, राइट? हार्ट बीट, हार्ट पैल्पिटेशंस तेज़ होना एकदम से, ब्रीथिंग इश्यू ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ओके? दिस एंटायर टाइम जो बढ़ रहा है वो, दैट इज़ एन एंग्ज़ायटी अटैक, ओके? आपको बेचैनी हो रही है, आपको एंग्ज़ायटी जो हो रही है, आपके जो फिज़ियोलॉजिकल सिम्पटम्स हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, ओके? बट यू आर फीलिंग बहुत एंग्ज़ियस और काफ़ी बार जब हम ऐसा फ़ील करते हैं, वो जिस भी चीज़ के बारे में हम एंग्ज़ियस हैं, हम वो ट्राई करते हैं कि हम ना करें, ओके? कोई एग्ज़ाम है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हैं, कभी-कभी एक्चुअली बुखार हो जाता है, एक्चुअली में पेट दर्द होता है, राइट? बच्चों में बहुत कॉमन है ये चीज़। उनका पेट एक्चुअली दुख रहा है, क्यों? एंग्ज़ायटी की वजह से, राइट? जो एक्चुअल फिज़िकली वो फ़ील कर रहे हैं, वो सच में हो रहा है बट वो एंग्ज़ायटी की वजह से है। वो एक्चुअली में बीमार नहीं है, वो एंग्ज़ायटी की वजह से है। तो वो चीज़ जो धीरे-धीरे बढ़ती है, इकट्ठी होती जाती है, ठीक है? वो होता है एंग्ज़ायटी अटैक। अगर इस तरीके से कुछ एकदम से हो, राइट? कि हार्ट बीट तेज़ होना, ब्रीथिंग में इश्यू होना, ओके? धीरे-धीरे बढ़ने की जगह वो एकदम से ऊपर गया ग्राफ पे, ठीक है? एकदम से पीक आया, वो होता है पैनिक अटैक क्योंकि उसमें एकदम से हम फ्रीज़ हो जाते हैं, राइट? कि ओह नो! अब क्या करें? ओके? एज़ एन एग्ज़ाम्पल बच्चों में एग्ज़ाम की उसके स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, तो वो अवॉइड करेंगे जाना, ठीक है? उस पूरे टाइम पर जब वो तैयारी कर रहे हैं, उनको एंग्ज़ायटी की स्टेज चल रही है, ठीक है? हो सकता है कुछ टाइम वो बिल्कुल तैयारी ना कर पाएँ, उनको बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसे राइट कि मैं कर पाऊँगा, या सो दैट इज़ द मोमेंट ऑफ एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ायटी एपिसोड, एंग्ज़ायटी अटैक। पैनिक अटैक है कि आप बैठे पेपर में और आप एकदम से कुछ नहीं लिख पाए, राइट? यू आर हैविंग ट्रबल ऐसे साँस लेने में, ऐसा लग रहा है कि घुट रहा है बहुत ज़्यादा, ओके? वेरी एक्सट्रीम पीक, वो होता है पैनिक अटैक। सो दीज़ आर 2 थिंग्स टू मेक पॉइंट ऑफ कि किस तरीके से आते हैं ये, राइट? थर्ड थिंग होती है मेल्टडाउन्स जो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है, राइट? काफ़ी बार बोलते हैं कि ऐसे टैंट्रम थ्रो कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, राइट? रोने लग जाते हैं बच्चे एकदम से, उनका पता नहीं चलता कि ये क्यों रो रहे हैं, राइट? या फिर ज़िद करने लग जाएँगे बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इससे नहीं मिलना, मुझे कुछ और करना है, ठीक है? सो ऑल दोज़ आर मेल्टडाउन्स जिसमें इमोशंस बहुत ही हेवी हो जाते हैं, राइट? तो बच्चों में मेल्टडाउन्स स्पेशली जितनी ज़्यादा कम एज होगी, उतने ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जब उनके इमोशंस बहुत हाई हो गए हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड है,
ठीक है, कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग हो, जब वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो वो फिजिकली नहीं सही जाती, एंड दैट लीड्स टू अ मेल्टडाउन, कि वो एकदम से रोने लग गए पब्लिक में और एकदम से रोने लगे, पता नहीं चला कि क्या हुआ, राइट। तो उन केसेस में दैट बिकम्स अ थिंग कि आप इमोशंस को कितने इजीली वो कर सकते हो, डील कर सकते हो उनसे, राइट। सो दीज आर द मेन थिंग्स जो हमें टर्म्स पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगेन इफ यू अंडरस्टैंड डिप्रेशन, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इशू कहाँ से आ रहा है। इशू इज नॉट कि वो किसी चीज को लेके दुखी है, इशू इज कि ब्रेन काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, राइट। एंजाइटी में भी इशू इज नॉट कि वो घबरा रहे हैं कुछ करने से और आप हौसला बढ़ाओ और हो जाएगा, इशू इज कि उनको फिजिकली अच्छा फील नहीं हो रहा है उस वजह से, राइट। सो ये कुछ टर्म्स है जिनका हम ध्यान रख सकते हैं वाइल टॉकिंग आज के वेबिनार में, ओके। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कुछ कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स बच्चों में। सो दीज आर डिसऑर्डर्स जिनका अपने सिम्टम्स होते हैं, राइट। बट जो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं, दे आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस, ओके। पहला है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सो अगेन किसी को बाहर के लोगों से बात करने में, ठीक है, कभी कभी एक्सटेंडेड फैमिली से बात करने में, या फिर बहुत ही ऐसे भीड़ वाले जगहों पे जाने में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो बच्चे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे जाना, राइट। वो बोलेंगे मुझे नहीं मिलना है इतने लोगों से, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, मुझे पार्टी में नहीं जाना है, राइट। तो ये धीरे धीरे बढ़ के काफी बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल होता है, पर ये उनकी लाइफ को जितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ये सोशल एंजाइटी, कि वो लोगों के सामने बोल नहीं पा रहे, वो लोगों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों में ये सबसे कॉमन कहाँ दिखता है, जब भी वो परफॉर्मेंस देने वाले हो, स्पीच देने वाले हो, एक पूरे क्राउड के सामने खड़े होके बात नहीं कर सकते हो, राइट। अगेन एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स जब भी पब्लिक सिचुएशन में है, सो दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, वेरी वेरी कॉमन छोटे बच्चों में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन। इसी तरीके से जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, ठीक है। जैसे सोशल एंजाइटी में सिचुएशन क्या है कि वो पब्लिक में है, काफी सब लोगों के सामने है, राइट। जनरलाइज्ड एंजाइटी में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं, वो जनरली अपनी डेली लाइफ में एंग्शियस रहते हैं, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज को लेकर, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पता करना कि रीजन क्या है उनके एंजाइटी के पीछे मुश्किल हो जाता है, राइट। क्योंकि किसी दिन वो एग्जाम को लेके एंग्शियस है, किसी दिन उनके फ्रेंड कॉलेज नहीं आया, वो स्कूल नहीं आया, उसको लेके एंग्शियस है, राइट। तो वो चीज क्या होती है, बॉडी से कैसे फील होएगा, ठीक है, उससे पता चलता है कि कहाँ रीजन है, क्या ये डिसऑर्डर है, क्या वो वैसे ही बुरा फील कर रहे हैं, राइट। सो जनरलाइज्ड एंजाइटी जब कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो एंजाइटी के पीछे, ऑलराइट। इसी तरीके से तीसरा आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। बहुत ही कॉमनली मीडिया में इसकी मिसकंसेप्शन क्या है, साफ सुथरा रखते हैं जो, राइट। बट ओसीडी में क्या होता है कि रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, राइट। रिपीटेटिव थॉट्स और सेम चीज एक ही तरीके से करना, काफी बच्चों के लिए जो उनका सेट रूटीन है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गैप आता है तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाते, मेल्टडाउन आते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं उसकी वजह से, राइट। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो मेन वो है, मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है कि हम इस चीज को करेंगे तो वो दूर हो जाएगा, राइट। तो एक एग्जांपल हुआ कि जैसे अगर रात को दरवाजा बंद करना है, तो अगर वो 3 बार बंद नहीं किया तो कोई अंदर आ जाएगा, ये थॉट है कि मैं सेफ नहीं हूँ, राइट। इसको थॉट को भगाने के लिए क्या करेंगे लोग, 3 बार दरवाजा बंद करो, ठीक है, 4 बार दरवाजा बंद करो, एक स्पेसिफिक नंबर। सो द ऑब्सेशन इज थॉट्स, कंपल्सिव इज बिहेवियर, ओके। सो बच्चों में ओसीडी का भी काफी देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे अगर बहुत ही स्पेसिफिक चीजें स्पेसिफिक तरीके से कर रहे हैं तो वो ओसीडी भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक फोबियाज। सो हम सबको, काफी लोगों को किसी ना किसी चीज से डर लगता है बहुत ज्यादा, राइट। बट जब डिसऑर्डर की बात आए तो फोबिया इज बेसिकली फियर किसी भी चीज का। काफी लोगों को बड़ी हाइट का होता है, काफी लोगों को ऐसे एनिमल्स का होता है, स्पेसिफिक एनिमल्स का, काफी लोगों को मेडिकल उसका होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का, राइट। तो इस तरीके से जो फोबियाज होते हैं, अगर ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ को, ठीक है, तो तब भी इसको डिसऑर्डर की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट। बिकॉज आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। अगर मैं इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डरती हूँ तो मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, राइट।
मुझे ब्लड सैंपल से डर लगता है, मुझे मेडिकल प्रोसीजर से डर लगता है, मैं हॉस्पिटल ही नहीं जाऊँगी। तो मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है वहाँ पर कि मुझे जो चीज़ करनी चाहिए, मैं वो कर नहीं पा रही हूँ, अपने डर की वजह से। तो उसको भी हम डिसऑर्डर की तरह ही ट्रीट करते हैं, ऑलराइट? नेक्स्ट आता है हमारे पास पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बच्चों में पीटीएसडी 2 तरीके से हो सकता है, या तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा खुद एक्सपीरियंस किया जो बहुत ही ट्रॉमेटिक है, जैसे कि अपने आस-पास किसी की डेथ, ठीक है? कोई एक्सीडेंट, किसी भी टाइप का हरासमेंट, ओके? बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकती है, राइट? बुलिंग, स्पेशली टीनेजर्स में, यंग टीनेजर्स में, बुलिंग भी पीटीएसडी का सबसे बड़ा रीज़न है, राइट? तो पहला होता है प्राइमरी स्ट्रेस, जो वो अपने आप जिन सिचुएशन से निकले हैं, उनकी वजह से जो ट्रॉमा है और उसकी वजह से जो स्ट्रेस है, ओके? दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रेस। अगर पेरेंट्स किसी ट्रॉमेटिक उससे निकले हैं, ठीक है? तो वो बच्चों को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, राइट? जैसे अगेन किसी पेरेंट का एक्सीडेंट होना, घर में किसी की और की डेथ होना और वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वो कैसे डील कर रहे हैं उस स्ट्रेस से, राइट? डोमेस्टिक वायलेंस घर में, राइट? किसी भी तरीके का हरासमेंट जो घर में हो रहा है उनके आस-पास, उससे सेकेंडरी स्ट्रेस होता है बिकॉज़ वो खुद उस सिचुएशन में नहीं है, बट वो क्लोज़ली सिचुएशन के बारे में सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, राइट? बहुत ही छोटे बच्चों को इसलिए हॉरर मूवीज़ नहीं दिखाई जाती है। कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसे डरावनी, गोरी मूवीज़ नहीं दिखाई जाएगी बिकॉज़ उससे भी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है, राइट? जितने ज़्यादा छोटे बच्चे होंगे, उतना कम उनको ऐसे खून-खराबे वाली चीज़ें दिखाते हैं, राइट? सो दैट इज़ पीटीएसडी कि कोई भी ऐसे बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से निकलने के बाद, वो आपकी लाइफ़ में कितना स्ट्रेस बना रही है। राइट? सो दैट इज़ पीटीएसडी। इसके बाद 2 और तरीके के इश्यूज़ होते हैं, व्हिच आर बिहेवियरल एंड अटैचमेंट रिलेटेड इश्यूज़। सो बिहेवियरल अगेन कि बच्चों का जो बिहेवियर होना चाहिए वैसा नहीं है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है ऑपोज़िशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, व्हिच इज़ आप बच्चे को कुछ भी बोलोगे कि आपको ऐसा करना है, वो उसके ऑपोज़िट ही करेगा, राइट? और अगर ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो, अगर आपके बच्चे ऐसे बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो भी आपको आगे हेल्प देखनी चाहिए। राइट? बिकॉज़ मेंटली वो क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। वो हमें उसी तरीके से पता चल सकता है जब हम प्रोफेशनल्स के पास जाएँगे। तो काफ़ी बार जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, जैसे बच्चे बात नहीं मानते, उनका भी काउंसलिंग के थ्रू रिज़ॉल्यूशन मिल सकता है। इसी तरीके से अटैचमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। अटैचमेंट होती है कि आपके जो केयर गिवर्स या पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग। तो अगर वो बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो सिक्योर अटैचमेंट होगी, उसका इश्यू नहीं आता कुछ, ठीक है? अगर वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, कि आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो अपने बच्चों से, ठीक है? या फिर बच्चों को पता नहीं कि कैसे बताएँ और कोई सुनता नहीं है एक-दूसरे की, घर में और इश्यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा गुस्से वाले हैं पेरेंट्स, ठीक है? इस तरीके से अटैचमेंट क्या होता है, उनको पता नहीं होगा कि हम कितना आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, हम कितना भरोसा कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को। तो उसके इश्यूज़ बड़े होके दिखाई देते हैं। जब वो टीनेजेस में या एडल्टहुड में चले जाते हैं, तब वो दिखाई देता है बिकॉज़ आपके पेरेंट्स के साथ जैसी आपकी रिलेशन होगी, वैसे रिलेशन आप अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ बनाओगे, ओके? तो अगर किसी के घर पे वो यूज़्ड टू है ऐसे गुस्से वाले लोगों के साथ रहने में, तो बड़े होके भी वो यूज़्ड टू ही रहेंगे। राइट? वो ये नहीं देख पाएँगे कि मेरे लिए बेटर क्या है, ओके? सो इस तरीके से बिहेवियरल और अटैचमेंट डिसऑर्डर्स ये भी काफ़ी कॉमन होते हैं छोटे बच्चों में और ये काफ़ी इफ़ेक्ट भी करते हैं एडल्टहुड में, ऑलराइट? सो दोज़ वर कुछ डिसऑर्डर्स जो पता होने चाहिए, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सही टाइम पे, ओके? सो नाउ लेट्स टॉक कि बच्चों में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को कैच कैसे कर सकते हैं, राइट? सो एंग्जायटी में जैसे हमने पहले बात किया, बॉडी पेन काफ़ी बड़ा इश्यू है, ठीक है? बच्चों में स्पेशली अगर वो कभी कंप्लेन करे किसी स्पेशली किसी भी चीज़ से पहले जो थोड़ा ऐसे जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, कोई फंक्शन हो गया जहाँ वो पहली बार किसी से मिलने वाले हैं, ठीक है? या फिर वो किसी ऐसी गैदरिंग में है जहाँ पर वो किसी को जानते नहीं हैं या फिर वो अपने फ्रेंड से दूर है, राइट? तो उन केसेज़ में अगर बच्चे अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ शेयर करते हैं कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है एंड सबसे कॉमन होता है पेट का दर्द, ठीक है? छोटे बच्चों में स्पेशली सबसे कॉमन होता है पेट का दर्द या फिर चेस्ट में पेन, ओके? सो एंग्जायटी के लिए बॉडी में पेन, चेस्ट में पेन, बैक में पेन, कोई भी जॉइंट्स में, नीज़, फीट उसमें दर्द होना, ओके? सो ये बहुत ही कॉमन होता है एंग्जायटी से रिलेटेड। रीज़न्स इसके काफ़ी हो सकते हैं बायोलॉजिकली, बट चेस्ट पेन
का स्पेशली और स्टमक पेन का स्पेशली रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे हार्ट और लंग्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है एंग्ज़ायटी। हार्ट को अगेन हार्ट बीट बढ़ जाएगी एकदम से, राइट? लंग्स को कैसे? साँस नहीं लिया जा रहा है। तो उसकी वजह से जो चेस्ट पेन होता है, वो सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है एंग्ज़ायटी की कंप्लेंट्स, ओके? इसी तरीके से बच्चों में स्टमक पेन, बिकॉज़ इतनी बड़ी बॉडी नहीं होती एंड दे कांट टेल ज़्यादा डिफरेंस एक-दूसरे से। सो इसलिए स्टमक और चेस्ट पेन, किसी भी टाइप का बॉडी पेन, स्पेशली किसी ऐसी घबराने वाली चीज़ से पहले, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो नए लोगों से मिलना हो, अगर उससे पहले आपके बच्चे बताते हैं आपको कि उनकी बॉडी में पेन हो रहा है, सो वो एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं, राइट? वो उसको अवॉइड करने के लिए एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे, वो एक्चुअली हो रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट कि ये एक्चुअल पेन की मेड्स वगैरह से या पेन के लिए हम रिलीफ कैसे करें, उनसे बैठ के बात करके कि एक्चुअली हो क्या रहा है, वो फ़ील कैसा कर रहे हैं। इस तरीके से हम उस पेन को रिलीव करेंगे, ओके? सो आप बैठ के उनसे बात कर सकते हो कि हम ओके आपका आज एग्ज़ाम है, राइट? तो आप एग्ज़ाम के बारे में कैसा फ़ील कर रहे हो? इट्स ओके अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, ठीक है? हम आराम से करेंगे, आराम से लिख कर आओ, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो इन तरीके से हम थॉट्स के बारे में सोचेंगे और हम थॉट्स के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करेंगे, ना कि हम पेन पे फ़ोकस करेंगे। जैसे-जैसे थॉट्स अपने आप बनती जाएगी पॉज़िटिव, वैसे ही पेन भी कम होता जाएगा, ओके? इसी तरीके से सेकंड क्या है अवॉइड करना चीज़ों को। एंग्ज़ायटी में क्या होता है, एग्ज़ाम देने जाना है, मैं एग्ज़ाम को अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है? मैं रूम से नहीं निकलूँगी, मैं 1 घंटा लगाऊँगी नहाने में, ओके? मैं तैयार ही नहीं होऊँगी टाइम से, मैं सब कुछ लेट कर रही हूँ, डिले कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ कि मुझे जाना ही ना पड़े एग्ज़ाम देने, राइट? बच्चों के लिए किसी पार्टी में जाना है, जहाँ पर वो उन लोगों को नहीं जानते कि लाइक कौन से रिलेटिव्स आ रहे हैं, कौन से फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो वो अवॉइड करेंगे, नहीं, मम्मा मेरे को नहीं जाना, ठीक है? पापा मुझे नहीं जाना, मेरे को काम है बहुत सारा, ठीक है? तो इस तरीके से अवॉइडेंस बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है, राइट? क्योंकि वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि उनको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, राइट? तो वो उसको कैसे बेटर करे, वो कैसे उसको अवॉइड करे, ठीक है? तो काफ़ी बार अगर आप ये देखो कि वो स्पेसिफिक लोगों को या स्पेसिफिक सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी सेम थिंग कि हम बैठ के बात करें। वो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम थॉट्स देखें कि जो फ़ील कर रहा है वो बॉडी में, वो थॉट्स क्या है उसके पीछे, राइट? तो अगेन जैसे मैंने बोला एक्सक्यूज़ेज़ बनते हैं काफ़ी बार कि मुझे इस शादी में नहीं जाना, ठीक है? क्योंकि मेरे पास काम है बहुत सारा। बट एक्चुअल रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर कोई आ रहा हो जो बच्चे को पसंद ना हो, ठीक है? जिनके साथ उनका अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो पहले, राइट? तो इस तरीके से चेकिंग कि वो एग्ज़ैक्टली किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है, ना कि वो जो रीज़न्स वो बता रहे हैं वो, राइट? तीसरी चीज़ आती है सेंसरी सेंसिटिविटीज़ एंड मेल्टडाउन्स। सो सेंसरी सेंसिटिविटीज़ क्या है? बेसिकली हमारे पास 5 सेंसेस है, राइट? 5 प्राइमरी सेंसेस। काफ़ी बार स्पेशली छोटे बच्चों में किसी न किसी चीज़ को लेके सेंसिटिव होते हैं। टेस्ट को लेकर सेंसिटिव हो गए, ठीक है? ज़्यादा लाइट में हो या फिर बहुत ही कम लाइट में हो, उस चीज़ की सेंसिटिविटी होगी। बहुत शोर-शराबा है आस-पास, उस चीज़ की सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से काफ़ी बार एंग्ज़ायटी का रीज़न ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। हो सकता है जो बच्चा है वो ओवर स्टिम्युलेटेड फ़ील कर रहा है, राइट? ओवर स्टिम्युलेशन इज़ अगेन जब भी बहुत ही ज़्यादा इनपुट है आपके आस-पास, लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील होने लगेगी, राइट? इसलिए ये बच्चे काफ़ी बार सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, राइट? कोई बहुत ज़ोर-ज़ोर से खाना खा रहा है, उससे गुस्सा चढ़ने लगेगा, उससे एंग्ज़ायटी फ़ील होने लगेगी, राइट? तो कभी-कभी अगर आपके सामने आपका बच्चा ऐसा कुछ मेंशन करता है कि मुझे इस तरीके से मेरे को ज़्यादा तेज़ लग रहा है, ठीक है? या फिर धीरे-धीरे बात मत करो, ऐसे खुसर-फुसर करके बात मत करो, ठीक है? या फिर इस किसी चीज़ की स्मेल, किसी चीज़ का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ भी एंग्ज़ायटी कॉज़ कर सकती है, राइट? एंड इन केसेस में स्पेशली जितना ज़्यादा इनपुट आएगा, उतना ज़्यादा मेल्टडाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, राइट? जितने स्ट्रॉन्ग इनपुट है, से लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल डीजे पार्टी चल रही है, बहुत तेज़ गाने हैं, राइट? बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट है, इमोशंस एकदम से राइज़ करेंगे, राइट? तो इन केसेस में भी एंग्ज़ायटी राइज़ कर सकती है बहुत ईज़िली, ओके? नेक्स्ट कमिंग टू डिप्रेशन। डिप्रेशन में हमने क्या बात की थी? नॉर्मल एक्टिविटी से कम हो जाती है ब्रेन एक्टिविटी, राइट? तो इसमें होता क्या है? स्पेशली बच्चों में। बच्चों के लिए डिप्रेसिव एपिसोड्स ज़रूरी नहीं है कि लंबे हों, राइट? तो काफ़ी बार आप देखोगे कि कोई बच्चा ऐसे सुबह उठा, बहुत परेशान लग रहा है, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं है एंड शाम तक सब ठीक हो गया, राइट?
तो लोगों को लगता है कि हाँ, ऐसे ही चलता है इसका, तो ठीक है, शाम तक ठीक हो जाएगा, शाम तक बेटर फ़ील करेगा, राइट? पर हमें नोटिस क्या करना है कि वो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। वो बच्चा उन एपिसोड्स में कितना जल्दी-जल्दी, कितनी बार-बार उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, राइट? तो अगर कोई भी बच्चे से खेलने-वेलने में एकदम से डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, एकदम से अगेन, द पॉइंट इज़ नॉट कि कितने टाइम तक, पॉइंट है कि कितना एकदम से चेंज आ रहा है मूड में और कितनी बार चेंज आ रहा है वो मूड में, ठीक है? तो एकदम से खेलने में इंटरेस्ट ना रहना, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने में इंटरेस्ट ना रहना, सोशली किसी से बात ना करना, ये पहला होता है पॉइंटर डिप्रेशन का। कि उनका जो नॉर्मल स्टेट चल रहा था, उससे नीचे आ चुके हैं वो, ठीक है? इसी तरीके से सेकंड क्या होता है पुअर कंसंट्रेशन, चीज़ों में मन नहीं लगता कुछ करने में, ठीक है? वो उनको कोई हॉबी बहुत पसंद है, से फॉर एग्ज़ाम्पल बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, बट एकदम से उनका मन नहीं कर रहा है करने का, थका-थका सा फ़ील होता है, राइट? तो ये सेकंड चीज़ हो गई, अगेन बिकॉज़ ब्रेन एक्टिविटी कम हो गई है, राइट? मोटिवेशन कम हो गया है, एक्टिविटी कम हो गई है, तो वो चीज़ वहाँ शो करेगी। कि उनका कंसंट्रेशन कम हो गया है, राइट? इस वजह से काफ़ी बार स्पेशली थोड़े बड़ी क्लासेस में ग्रेड्स में एकदम से ड्रॉप आता है कभी-कभी, राइट? कि आप नोटिस करोगे आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, राइट? एंड देन एकदम से ग्रेड्स ड्रॉप हो गए, पता नहीं क्यों? और आप पूछोगे क्या हुआ? मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है? कुछ याद नहीं रहता। काफ़ी बार ये चीज़ें जो एकदम से शिफ्ट आता है, वो उस ब्रेन एक्टिविटी के लो होने से भी आ सकता है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है इमोशनल आउटबर्स्ट और इरिटेबिलिटी। बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट होने लगे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, राइट? कुछ भी बोलो एकदम से आगे से स्नैप करते हैं, कि नहीं ऐसे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ये, ओके? एकदम से इमोशंस ए से बी एकदम से, राइट? ये भी काफ़ी बार डिप्रेशन का होता है एंड दैट्स व्हाई हम डिप्रेशन को इस तरीके से सोचते हैं कि वो हमेशा सैड रहेगी, हमेशा रोते रहेंगे, राइट? काफ़ी बार एकदम से एंग्री हो सकते हैं, एकदम से गुस्सा चढ़ा, एकदम से इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, राइट? वो सब भी डिप्रेशन के उसमें है। ये रीज़न क्या है? जैसे हमने बात की कि ब्रेन एक्टिविटी कम हुई है, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट इस चीज़ पे भी काम करता है कि हम अपने इमोशन को रेगुलेट करके रखें। कि वो एकदम से ऊपर-नीचे ना जाए, वो धीरे-धीरे आराम-आराम से चलते रहे, ठीक है? जब ब्रेन एक्टिविटी कम हुई, वो पार्ट भी कम हो गया उसका काम, राइट? वो पार्ट काम नहीं कर पा रहा है। तो वो धीरे-धीरे जो चल रहा था, जो ब्रेन ने मेंटेन कर रखा था, वो एकदम से होएगा। इसलिए एकदम से आउटबर्स्ट्स होते हैं, राइट? सो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ डिप्रेशन क्योंकि जो रीज़न है उसके पीछे वो यही है कि ब्रेन का नॉर्मल से नीचे हो गया है स्टेट, राइट? लास्ट जो हमारे पास चीज़ आती है व्हिच इज़ अगेन क्वाइट कॉमन टू सी जो हम इज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने आस-पास, हम ध्यान दे सकते हैं इन चीज़ों का, दैट इज़ पर्सनल हाइजीन और पर्सनल अपीयरेंस का जब नेग्लेक्ट होता है, ठीक है? छोटे बच्चों को हम खुद तैयार करते हैं, राइट? चलता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती जाती हैं, अगर आप कभी नोटिस करो कि आपके आस-पास, ठीक है? दिस इज़ द सेम थिंग एडल्ट्स के साथ भी, ओके? सो बड़े बच्चे और एडल्ट्स, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि वो अपने हाइजीन का ध्यान रखना भूल जाते हैं, राइट? ब्रश करना भूल गए रैंडमली, ओके? नहाने गए या तो वो नहाएँगे नहीं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएँगे क्योंकि इतना मुश्किल लगता है सब चीज़ करना, राइट? ब्रेन एक्टिविटी लो है, तो ब्रेन को एक्स्ट्रा काम लगाना पड़ रहा है, सब चीज़ें करने में। सो इस वजह से काफ़ी बार जो अपनी केयर करनी होती है, वो चीज़ छूटती चली जाती है। एंड ये जितना जल्दी आप पकड़ पाओगे इस चीज़ को, वो उतना ही ईज़िली उसका हम ध्यान रख सकते हैं, उतनी ही ईज़िली उस चीज़ का हम सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं, ओके? सो कोई भी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड अपने आस-पास साफ-सफाई रखना, अपनी साफ-सफाई रखना, ठीक है? या फिर आप कपड़े कैसे पहन रहे हो, लोग वो कर देंगे कि नहीं, मेरा मन नहीं लगता अब ड्रेस अप होने में। मेरा मन नहीं लगता फैशन वगैरह करने में, मेरा मेकअप में मन नहीं लगता, राइट? क्योंकि लेट्स से टीनेजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, कि मैं अच्छा दिखूँ, राइट? लड़के भी हेयर स्टाइल्स वगैरह, आप कैसे अपने आप को ड्रेस कर रहे हो, राइट? वो काफ़ी मैटर करता है। पर अगर आप नोटिस करो अपने बच्चों में या फिर अपने आस-पास फ्रेंड्स में कि वो चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है? या फिर वो बहुत ही किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा था, उन्हें शूज़ में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है? उन्हें हेयर स्टाइल्स में बहुत इंटरेस्ट है, पर एकदम से वो सब क्वालिटी डाउन हो गया है, ठीक है? इट कुड बी डिप्रेशन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशली बच्चों में नोट करना इज़ लाइक ईज़ियर क्योंकि द रीज़न इज़ कि बच्चों से आप पूछोगे कि क्या इश्यू है, काफ़ी बार उन्हें खुद नहीं पता होता। राइट? एडल्ट्स को भी काफ़ी बार सोचना पड़ता है कि मैं इतनी स्ट्रेस्ड हूँ क्यों? राइट? मुझे इतना गुस्सा आ क्यों रहा है?
राइट? मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है, मेरी ऐसे धड़कन क्यों बढ़ी हुई है, राइट? बच्चों के लिए वो उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, राइट? सो उनसे ये पूछना कि वो बॉडी में क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जो आप अपने आस-पास के लोग के साथ कर सकते हो, राइट? तो अगेन बॉडी में क्या फील हो रहा है, इट्स कॉल्ड साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स, ठीक है? आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपको फीलिंग नहीं आ रही है, नम-नम, मैं टच कर रही हूँ और आपको फील नहीं हो रहा कुछ, ठीक है? अगेन डिप्रेसिव एपिसोड हो सकता है, राइट? धड़कन बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बस मुझे साँस नहीं ली जा रही है, एंग्ज़ायटी का सिम्पटम हो सकता है, राइट? बॉडी पेन, दोनों एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का सिम्पटम हो सकता है, राइट? सो ये जो फिज़िकली जो चीज़ें फ़ील होती है, ये सबसे पहला पॉइंट होता है ये देखने का कि इश्यू कहाँ है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास थॉट कि दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप जितनी ज़्यादा बात करोगे अपने आस-पास के लोगों से, अपने बच्चों से, जो बच्चे हैं यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से जितना ज़्यादा बात करेंगे, उतना ज़्यादा आप थॉट को देख सकते हो कि एक्चुअली इश्यू है कहाँ पीछे, राइट? मेरी धड़कन तेज़ हो रखी है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या? सो उसके बाद जो पहला बेसलाइन है वो सेंसेशन, फिज़िकल सेंसेशन, उसके ऊपर थॉट और फिर आता है बिहेवियर, कि बिहेवियर में क्या चेंज है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, ठीक है? तो जिस तरीके से हम समझते हैं, इसी तरीके से हम सॉल्यूशन भी ढूँढ सकते हैं, कि सबसे पहले बिहेवियर को सॉल्व करें, फिर थॉट्स को सॉल्व करें, फिर सेंसेशन सॉल्व होएगी, ठीक है? या फिर आप सेंसेशन को सॉल्व करो तो बाकी 2 चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करके हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, ऑलराइट? सो दिस वाज़ रिकॉग्नाइजिंग एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट जो चीज़ मैटर करती है, वो है कि ये कंसर्न कब बनता है। बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बोला एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन अपने आप में इलनेसेस नहीं है, ठीक है? बीमारियाँ नहीं है। दीज़ आर स्टेट्स हेड स्पेस का, ओके? ये डिसऑर्डर में कब चेंज हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? डिसऑर्डर क्या है? जब वो लाइफ़ को इम्पैक्ट करने लगे बहुत ज़्यादा, राइट? सो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि डिफरेंस क्या है? काफ़ी बार हम जब एडल्ट्स होते हैं, हम सोचते हैं बच्चों के बारे में, तो हमें समझ नहीं आता बिकॉज़ हमारा माइंड उतना ग्रो कर चुका है, तो हमें नहीं पता कि बच्चे कैसे सोच रहे होंगे अभी, राइट? इवन दो हम भी कभी बच्चे थे, हम कनेक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को, ओके? सो अगेन पहली चीज़ बच्चों में इट्स वेरी मच मोर कॉमन बॉडी के सिम्पटम्स देखना, ओके? साइकोसोमैटिक या फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। ओके? बड़ों में आप उन सिम्पटम्स को कम देखोगे, आप थॉट्स को ज़्यादा देखोगे, बिहेवियर में चेंजेस ज़्यादा देखोगे, राइट? सेकंड चीज़ होती है लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी और कितनी बार हो रहा है, ओके? सो बड़ों में क्या होता है कि लेंथ लंबा रहता है, फ्रीक्वेंसी कम है। सो डिप्रेसिव एपिसोड आया, ठीक है? 1 महीने तक रहा, बट उसके बाद थोड़ा ठीक था। ओके, लेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाता है बच्चों में क्योंकि वो बहुत ही कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से, राइट? जैसे मैंने बोला था कि सुबह उठा तो ऐसे परेशान सा लग रहा था बच्चा, बट शाम तक ठीक हो गया, ठीक है? बहुत छोटी लेंथ है, एक ही दिन में कुछ घंटों में चेंज हुआ है ये, राइट? पर क्या ये रोज हो रहा है? क्या ये हफ्ते में 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है? कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी बार-बार ये सिम्पटम्स वापस आ रहे हैं? ये नोट करना, ठीक है? क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो एडल्ट से कंपेयर डिफरेंट होती है। सेकंड चीज़ क्या होती है, ये देखना कि क्या स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं, ओके? सो फॉर एग्ज़ाम्पल ओसीडी के जो सिम्पटम्स हैं, वो है कि एक स्पेसिफिक चीज़ बार-बार करते हैं थॉट्स को भगाने के लिए, राइट? पर जो सोशल एंग्ज़ायटी होती है जिन बच्चों को, वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया स्पेसिफिक सिम्पटम हो गया, ओके? डिप्रेशन में हमने बात की थी पुअर कंसंट्रेशन की, बट एक और डिसऑर्डर होता है एडीएचडी, जिसका पूरा पॉइंट ये है कि वो अटेंशन नहीं कर सकते पे, ठीक है? कि वो उतनी देर तक के कॉन्संट्रेट नहीं रहेंगे, वो बार-बार हिलते रहेंगे। तो इनका चेक करना कि क्या ये अकेला सिम्पटम है या फिर इसके साथ और भी सिम्पटम्स है काफ़ी सारे, राइट? अगर वो सिर्फ़ कॉन्संट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ अटेंशन नहीं दे पा रहे अपनी प्रॉपर, वो ऐसे हाइपर एक्टिव रहते हैं, बॉडी हिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बट उनको डिसइंटरेस्ट नहीं है, देन हो सकता है वो एडीएचडी हो, राइट? ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन हो। तो ये देखना है कि स्पेसिफिकली क्या सिम्पटम्स है। ओके और उसके अकॉर्डिंग आगे रीच आउट करना। नेक्स्ट थिंग होती है इनएबिलिटी टू कोप एंड सपोर्ट। आप एज़ अ पेरेंट कितना सपोर्ट कर सकते हो अपने बच्चों को और आपके बच्चे उस चीज़ से कितने अच्छे से डील कर सकते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो लो हो रहा है कि आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो और वो डील नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम से,
तो लुक फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना, ऑलराइट। सबसे जो सिंपलेस्ट आजकल का बना है दैट इज टेलीथेरेपी, टेलीसाइकेट्रिक कंसल्टेशंस। देयर आर अ लॉट ऑफ एप्स, जैसे प्रैक्टो इज अ वेरी लाइक ऐसे फेमस वन, जिसपे यू कैन फाइंड, अगर आपके आसपास भी कोई थेरेपिस्ट या काउंसलर नहीं है, यू कैन फाइंड अ साइकेट्रिस्ट, यू कैन फाइंड अ फिजिशियन जो ऐसे बच्चों के साथ काम करते हो या फिर बड़ों के साथ, उस स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के साथ काम करते हो, और आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो उनको, राइट। तो जब भी आपको लगता है कि जो मेरे इश्यूज है हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और ये लाइफ को इफेक्ट करने लगे हैं, द फर्स्ट थिंग टू डू इज काउंसलर के पास, ओके, काउंसलिंग के लिए, और सी ए साइकेट्रिस्ट, ओके। जरूरी नहीं कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ तो आपको मेडिसिन ही देंगे वो, काफी बार देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज जिसकी वजह से कुछ हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली छोटे बच्चे जो सनलाइट में नहीं जा पाए थे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, राइट। उनको विटामिन डी नहीं मिल रहा था बिकॉज वो सनलाइट में नहीं जा पाए थे, एंड दैट कॉजेज एंजाइटी, राइट। तो हमारे ब्रेन में जो काफी इश्यूज होते हैं वो हमारे विटामिन, हमारे कितना हमें जिंक, मैग्नीशियम, जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए वो कितना मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करते हैं, राइट। सो लॉट ऑफ टाइम्स कोई ना कोई तरीके से आइदर थ्रू अ काउंसलर और थ्रू अ साइकेट्रिस्ट आप फिगर कर सकते हो कि उसका बेसिक रीजन क्या है, ऑलराइट। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, इसकी आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो किसी को, राइट, स्पेशली बच्चों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो अगर वो किसी भी तरीके की एंजाइटी या डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, राइट, स्ट्रगल कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज लिसन, वैलिडेट, रीच इन, ओके, एक एक करके लिसन, बैठ के सुनो, उनसे बात करो, ठीक है। आप जितना ज्यादा सुनोगे आपको उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। काफी लोग, स्पेशली इंडिया में जो हमारा कल्चर है उसमें काफी पेरेंट्स सीधा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। बट काफी बार आपको नहीं पता होगा, अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मुझे एग्जाम के लिए जाना है, सॉल्यूशन इज नॉट कि उसे एग्जाम के लिए भेजो या ना भेजो, सॉल्यूशन इज कि उस एग्जाम के बारे में क्या डर लग रहा है, राइट। तो ये आप जितना बात करोगे बच्चों से उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। सेकेंड है वैलिडेट। वैलिडेट का मीनिंग होता है कि आप उनको बता पाओ कि आप समझ रहे हो उनके इश्यूज, राइट। तो आंसर देने से पहले, सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आपके बच्चों को पता होना चाहिए, आपके आसपास आप जिससे भी बात कर रहे हो उनको पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम समझ रहे हो और उनकी प्रॉब्लम वैलिड है, उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, राइट। बच्चों को काफी बार इस चीज का डर होता है कि नहीं, मैं अगर किसी को बताऊंगा कि मुझे ऐसे बुरा बुरा लगता है पर मेरे पास रीजन नहीं है, ठीक है, तो उनको ऐसे लगेगा कि ऐसे कुछ भी बातें बना रहा है, राइट। तो उस चीज को वैलिडेट करना कि नहीं, ऐसा हो सकता है और हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप है सुनने के बाद। थर्ड थिंग जो करनी चाहिए दैट इज रीच इन, राइट, बिकॉज काफी बार लोगों को, स्पेशली बच्चों को, पता नहीं होता कि वो इश्यूज से कर रहे हैं स्ट्रगल, राइट। कुछ बच्चों के लिए अगर वो बचपन से उन्हें सोशल एंजाइटी है, राइट, तो उन्हें पता नहीं होता कि सिर्फ उन्हें है सोशल एंजाइटी, उनके आसपास के लोग अलग तरीके से रहते हैं, बहुत ही नॉर्मल लगता है उन्हें सब कुछ, ठीक है। जितना यंग एज से कोई स्ट्रगल कर रहा है उनको उतना नॉर्मल लगेगा, राइट। तो वो रीच आउट नहीं कर सकते कि मैं इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिकॉज उनके लिए है कि नहीं, सब सब ऐसे ही करते होंगे स्ट्रगल, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, राइट। तो उनके आगे बढ़ के बताने से पहले ट्राई खुद करना, ठीक है, कि आप खुद अंदर पहुंच के और आप पता करो कि क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं, ऑलराइट। सेकेंड थिंग, हेल्दी पीयर सपोर्ट और एंगेजमेंट, ओके। उसके फ्रेंड्स कैसे आपके आसपास, ठीक है, किन किन से बात करें, क्या उनके पास मल्टीपल फ्रेंड ग्रुप्स है कि घर के आसपास के लोग, स्कूल के साथ के लोग, ट्यूशन के साथ के लोग, ठीक है, क्या वो अच्छी कंपनी में है, क्या फ्रेंड सपोर्टिव है, राइट। तो ये भी आप जितना बात करोगे आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट, और आप उतना ही अपने बच्चों को सिखा सकते हो, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि किन किन चीजों के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, राइट। अगेन एज ए सेड, काफी एंग्जाइटी एंड काफी सारा ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय बुलिंग स्कूल में। सो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके बच्चों के जो आसपास लोग हैं उनका बिहेवियर आपके बच्चों के तरफ कैसा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट एज अ पेरेंट, जो आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है, इज टू गेट इट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स,
ठीक है, काफी बच्चे उनका खाने की तरफ अच्छी फीलिंग्स नहीं होती, खाया नहीं जाता, मन नहीं करता खाने का, जबरदस्ती खाना पड़ता है, राइट? क्यों? क्योंकि हम हैबिट्स ने इंस्टिल कर रहे हैं, राइट? हम बोलते हैं कि नहीं ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कम खाओगे तो पतले रह जाओगे, राइट? उसकी जगह हेल्दी हैबिट्स कैसे एनकरेज होगी? पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ, ठीक है, कि खाना क्यों खाना चाहिए, राइट? उनको उस चीज के, राइट? तो इस तरीके से हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स एनकरेज करना और एक रूटीन रखना, क्योंकि अगर बच्चे स्ट्रक्चरल रूटीन में बड़े होते हैं तो वो उसी तरीके से उनका माइंड भी ऐसी स्ट्रक्चर में रहेगा, राइट? नेक्स्ट थिंग इज डेवलपिंग कोपिंग स्ट्रैटेजीज टुगेदर। सो फॉर एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना वेल कनेक्टेड होगे, आप उनसे उतने अच्छे से बात कर सकते हो, ओके? आप जैसे बात करोगे तो अगेन सॉल्यूशन कहाँ आता है, राइट? हमें पता चल गया बिहेवियर में क्या इशू है, हमें पता चल गया थॉट्स में क्या इशू है। सॉल्यूशन क्या है? कोप करना। कोप करना बेसिकली होता है इससे हम डील कैसे करें, ओके? सो आई शेयर ऐसे छोटी ऐसे स्ट्रैटेजीज, ओके? आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अनदर वेबिनार सिंपली कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे, ओके? बट एंजाइटी के लिए द कॉमन थिंग इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड माइंडफुलनेस। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेल एक्सहेल, अपने बच्चों के साथ बैठ के ये चीज करना, रिपीट करना। अगर आपके आसपास फ्रेंड सर्कल है, कोई और है जो इन चीजों से स्ट्रगल कर रहा है, एंजाइटी से या डिप्रेशन से, उनके साथ इन्वॉल्व रहना कि चलो एंजाइटी फील हो रही है, सांस नहीं ली जा रही, ठीक है, ऐसे दबा दबा सा फील हो रहा है, लेट्स सिट डाउन, काम डाउन, और हम साथ साथ ब्रीथ करते हैं। तो इनहेल एक्सहेल, वो एक्सरसाइज करना मिलके बैठ के, ठीक है? बैठ के पेंटिंग करना रैंडमली, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड कोपिंग स्ट्रैटेजी। जर्नलिंग करना, रोज डायरी लिखना, कुछ भी लिखो चाहे, ठीक है? सो दीज आर सम कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो आप मिलके डेवलप कर सकते हो, राइट? डिपेंडिंग कि आपके सामने आपको क्या इशू दिखाई दे रहा है, ऑलराइट? एंड इसके बाद नेक्स्ट है अगेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और माइंडफुल लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, स्पेशली बच्चों की तरफ, ठीक है, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ, आपकी फैमिली की तरफ। सो ट्राई टू मेंटेन से पॉजिटिव लैंग्वेज या फिर न्यूट्रल लैंग्वेज, ठीक है? अच्छे मार्क्स नहीं आए, इट्स ओके, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, हम लोग मिलके पढ़ेंगे, हम लोग मिलके क्लियर करेंगे डाउट्स, ठीक है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऑलराइट? टेस्ट है, टेस्ट में जाने का मन नहीं कर रहा, पढ़ा नहीं जा रहा है, इट्स ओके, इतने चैप्टर फिनिश किए तो उसके बाद आई विल मेक नूडल्स एट होम, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है कि आप रिवॉर्ड कर रहे हो उनको, आप अपनी लैंग्वेज पॉजिटिव रख रहे हो, तो उन्हें अपने आसपास जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा उतनी कम लाइकलीनेस होती है कि वो अपने नॉर्मल से नीचे जाएंगे नेगेटिव पे, राइट? सो नॉर्मल मेंटेन करना इज द मेन थिंग विद डिप्रेशन, ऑलराइट? एंड एंजाइटी में फिजिकल सिम्टम्स मेंटेन करना इज द फर्स्ट स्टेप. So that was an introduction to anxiety and depression in children. I'll take some questions and comments if anyone has any. But thank you so much for hearing me out. If anyone has any question, they can put in their comment box. Even आप लोग बोल भी सकते हो अपना mic on करके. There's no issue in that. Okay, I think nobody has any questions. All right. I think we No. should proceed to end the seminar now. I would like to thank you. It was a very wonderful seminar we attended. Thank you, Diksha. Like it was so much knowledgeable, interactive seminar. तो आज आई थिंक हम लोग सबको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला है. ऑल्सो हमें ये भी पता लगा कि हम कैसे अपने एंजाइटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिप्रेशन को, फिर हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो इट वॉज वेरी वंडरफुल. I hope you all will apply all the tricks even. You will do the exercises ma'am has told. And I would like to thank you so much, ma'am, that you have interacted with us. All right. Thank you, Diksha. Thank you Yeah. to Waves Women Empowerment for giving me this opportunity. And I hope we can reach out and figure things out. अगर किसी का कोई questions हो or anything at all, I'm always here. Yeah.
You all are requested to turn on your cameras only for 2 or 3 minutes if you are supposed to. You can. Okay, it's all right. Let's end the sessions. Yeah, we are. Yeah, it was an interactive session. Let's end it. Thank you for connecting with Waves Women Empowerment Trust.